नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान और आप देख रहे हैं सीबी एकेडमी क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियोस में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियोस में जानेंगे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, वर्णमाला क्या होते हैं, वर्णमाला के प्रकार क्या क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो इस वीडियोस में हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हिंदी की उत्पत्ति। तो देखते हैं दोस्तों, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है। फारसी भाषा से हुई है, इस बात को आप लोग बहुत याद कर लीजिएगा दोस्तों कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है। हिंदी नाम ईरानियों ने दिया है। हिंदी जो शब्द है ये नाम ईरानियों ने दिया है। हिंदी नाम ईरानियों ने दिया है। हिंदी की जननी अपभ्रंश को माना जाता है। हिंदी की जननी अपभ्रंश को माना जाता है। दोस्तों, अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, मतलब टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी। तो अपभ्रंश से हुई है। हिंदी की जननी अपभ्रंश को माना जाता है। दोस्तों, हिंदी शब्द की उत्पत्ति का क्रम क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हिंदी का जो क्रम था, हिंदी कहाँ से आई, कैसे आई, किस प्रकार से बनी, तो इसका क्रम है दोस्तों। सबसे पहले संस्कृत। देखिए दोस्तों, संस्कृत को देववाणी बोला जाता है। हमारे जितने भी प्रकार के वेद हैं, चाहे वो ऋग्वेद हो, ऋग्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, ये सभी वेद हमारे क्या हैं, किस शब्द में हैं, संस्कृत भाषा में हैं। और उससे पहले उस समय की भाषा जो है संस्कृत हुआ करती थी, तो सारी चीज़ें हमें संस्कृत में ही मिलेगी। संस्कृत के बाद दोस्तों पाली शब्द आता है, पाली भाषा आती है। पाली भाषा के बाद आती है प्रकृति भाषा। प्रकृति भाषा और पाली भाषा दोस्तों बौद्ध और जैन के समय में था। बौद्ध और जैनियों के समय में पाली और प्रकृति भाषा का प्रयोग होता था। उसके बाद प्रकृति भाषा से दोस्तों अपभ्रंश भाषा बनी हुई है। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ। बिगड़ा हुआ मतलब कि प्रकृति भाषा का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता है। प्रकृति भाषा का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश है। और अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे है दोस्तों भाषा में वर्ण। सबसे पहले दोस्तों आता है वर्ण। वर्ण क्या होते हैं, आज हम लोग इसको अच्छे से जानेंगे और समझेंगे कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इन्हीं वर्णों से शब्द का निर्माण होता है। इन्हीं वर्णों से शब्द का निर्माण होता है। दोस्तों, बचपन से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण 52 कितने प्रकार के होते हैं, 52 प्रकार। टोटल वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ण क्या होते हैं। तो वर्ण होते हैं किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इन्हीं वर्णों से शब्द का निर्माण होता है। वर्ण की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो वर्णों की संख्या 52 होती है। ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा क्या होता है, व्यंजन। पहले क्या होता है स्वर, दूसरा क्या होता है व्यंजन।
अब आइए दोस्तों देखते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है। हमारे वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है 11। हमारी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है 11। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो आप जानते हैं कि स्वर के 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। सॉरी दोस्तों, पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्लुत स्वर क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। व्यंजन, व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 41 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 41 होती है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। पहला व्यंजन क्या होता है, वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। वर्गीय व्यंजन का 3 नाम होता है दोस्तों, वर्गीय व्यंजन, उदित व्यंजन या स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है, 25 होती है। दूसरा है दोस्तों अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। तीसरा है आगत व्यंजन, आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। और पांचवा है उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या दोस्तों होती है 2। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है हम लोगों का स्वर। स्वर में आप लोगों ने देखा कि स्वर, तो इससे पहले कि थोड़ा हम जान लेते हैं कि स्वर कहते किसको हैं, कि स्वर होता क्या है। तो जान लीजिए दोस्तों, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी वर्ण की सहायता से होती है उन्हें स्वर कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4। ह्रस्व स्वर कौन कौन से 4 होते हैं, अ, ई, री, उ। ये हमारे कितने होते हैं दोस्तों, 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि अ में कोई मात्रा नहीं होता और ई में छोटी की मात्रा है दोस्तों, आप लोग इसको देख रहे होंगे, जान रहे होंगे। री की मात्रा है दोस्तों, उ ये छोटा उ की मात्रा है दोस्तों। इसको आप लोग जान लीजिए और इसको कहीं पे नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है और इनमें से ह्रस्व स्वरों की पहचान कीजिए। और ये भी चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, ह्रस्व स्वर को और भी किन किन नाम से जानते हैं। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। तो दीर्घ स्वर या गुरु स्वर की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो हर दीर्घ स्वर या गुरु स्वर की संख्या होती है 7। तो इसकी परिभाषा दोस्तों कि दीर्घ स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में एक से अधिक मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में एक से अधिक मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे दोस्तों ह्रस्व स्वर का, दीर्घ स्वर का निर्माण कैसे होता है, ह्रस्व स्वर से होता है दोस्तों। जैसे छोटा आ मिलके आ, बड़ा आ हो रहा है दोस्तों, छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या हो रहा है, बड़ा आ हो रहा है। तो आप जानते हैं कि छोटा आ प्लस छोटा आ क्या है हमारा ह्रस्व स्वर है और ये किसका निर्माण कर रहा है,
तो बड़ा आ का निर्माण कर रहा है। तो देखो दोस्तों, जो छोटा आ होता है उसी के उच्चारण में जितना समय लगता है उसी को एक मात्रा का समय कहते हैं। छोटा आ के उच्चारण में जितना समय लगता है उसी को एक मात्रा का समय कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए है क्या, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। तो ये हो गया दोस्तों क्या, 7 हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सातों कितने क्या हो गए दोस्तों, हमारे दीर्घ स्वर हो गए हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग बहुत आसान याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी आपसे एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। तो और आप लोग ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि किस स्वर से किस स्वर का निर्माण होता है। जैसे बड़ी ई का निर्माण कैसे हुआ है, छोटी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल्स टू बड़ी ई। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल्स टू बड़ा ऊ। तो इसमें एक मात्रा का समय लगा दोस्तों, इसमें एक मात्रा का समय लगा और ये मिलकर के बड़ा ऊ बन गया। उसके बाद दोस्तों ए, ओ, औ को संयुक्त स्वर कहते हैं, क्योंकि इसमें एक डबल छोटी ई लगा हुआ है और एक आ लगा हुआ है और ई लगा हुआ है, इसलिए ए बना। और दूसरे में दोस्तों देखिए ए है तो इसमें डबल मात्रा का समय लगता है और इसमें एक मात्रा का समय लगता है। तो दो शब्दों से मिल करके, दो स्वरों से मिल करके बना हुआ है, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर मिल करके दीर्घ स्वर बना हुआ है, तो इसलिए इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। ये चारों आप याद रखिएगा दोस्तों। तो संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, तो ए, ओ, औ, ए, ओ, औ को संयुक्त स्वर कहते हैं। नोट पॉइंट है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। स्वरों की कुल संख्या 11 होती है, जबकि स्वर में मात्राओं की संख्या केवल 10 होती है। इस बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि ह्रस्व स्वर में आ, ई, ओ, रे ये जो चारों होते हैं दोस्तों, इन चारों में हमारे पास जो होता है उसमें केवल छोटा आ पर कोई मात्रा नहीं होता। छोटा आ पर कोई मात्रा नहीं होता। ई, री, ओ, यहाँ देखिए दोस्तों, ई, आ, ई, री, उ, तो इस पर छोटी ई की मात्रा होती है दोस्तों, इस पर री का मात्रा होता है, यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा होती है, लेकिन छोटा आ पर कोई मात्रा नहीं होता। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप को आपको ये समझ में आया होगा। आगे है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का तिगुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। तो देखिए दोस्तों, हम ओम बोलते हैं तो बीच में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो ये इसी से हम पहचान जाएंगे। इसके पहचानने का तरीका यही है कि प्लुत स्वर क्या होंगे। तो जिन भी शब्द में यदि हमें 3 बना हुआ मिल जाए तो उसको आप समझ लीजिएगा कि उसको प्लुत स्वर कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर का उच्चारण स्थान। स्वर का उच्चारण स्थान। तो देखिए दोस्तों, कौन से स्वर का उच्चारण स्थान क्या है, इसमें हम लोग ये सीखेंगे। तो आप जानते होंगे दोस्त, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा रहा होगा कि कंठ क्या होते हैं, तालव्य क्या होते हैं, मूर्धा क्या होते हैं, ओष्ठ क्या होते हैं, कंठ तालव्य क्या होता है और कंठोष्ठ क्या होता है। अगर आप नहीं जानते दोस्तों तो एक बार इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कंठ होते हैं जो हम अपने कंठ से बोलते हैं, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, उसे कंठ कहते हैं। तालव्य हमारे तली को कहते हैं, मूर्धा हमारे मुख को कहते हैं, ओठ हमारे ओठ को कहते हैं। कंठ तालव्य जिसमें कंठ और ताल दोनों का मिला हुआ भाग होता है उसे कंठ तालव्य कहते हैं। कंठ ओष्ठ जिसमें कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलता हुआ ध्वनि उत्पन्न हो तो उन्हें कंठोष्ठ कहते हैं। तो देखते हैं हम दोस्तों कौन कौन से स्वर हैं जो कि कंठ से बोले जाते हैं। कंठ से
निकलते हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है, कंठ से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन से शब्द हमारे कंठ से उत्पन्न होते हैं। तो छोटा आ और बड़ा आ, ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं दोस्तों? कंठ से उत्पन्न होती है। हमारी ध्वनियाँ कहाँ से उत्पन्न होती है? कंठ से उत्पन्न होती है। तालव्य, तालव्य से छोटी ई और बड़ी ई, तो हम दोस्तों ई कहते हैं। तो देखिए हमारे जीवा ऊपर नीचे मिल रहे हैं, तो कहाँ से उत्पन्न हुई? तालव्य से मिल रही है। री, री को बोलने के लिए हमें पूरा अपना मुंह खोलना पड़ता है, अर्थात ये मूर्धा से उत्पन्न होती है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। देखिए दोस्तों ये हमारे ओठ से निकल उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए इसे ओष्ठ कहते हैं। ए ऐ, देखिए दोस्तों ए और ऐ के उच्चारण में ध्वनि कंठ और तालव्य दोनों से होते हुए निकलती है, इसलिए इसे कंठ तालव्य कहते हैं। ओ औ, देखिए दोस्तों इसके उच्चारण में हमारे ध्वनि कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर निकलते हैं, इसलिए इसे कंठ ओष्ठ कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग ये देखते हैं दोस्तों कि जो वर्णमाला में जितने स्वर हैं, स्वरों का जो उच्चारण स्थान है, जीवा मुख की आकृति पर, जीवा के उठने के आधार पर, जीवा के भाग के आधार पर किस किस प्रकार से स्वर उत्पन्न होते हैं, किस किस आधार पर स्वर कहाँ कहाँ से उत्पन्न होते हैं, उसका नाम है दोस्तों, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने देखो टेबल में इसको ड्रा किया हुआ है। आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आप एक एक करके याद करेंगे तो आपको याद होने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरीके से टेबल याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अग्रस्वर, अग्रस्वर का मतलब होता है दोस्तों कि जो जिह्वा का अग्रभाग होता है वहाँ से बोले जाने वाले स्वर को अग्रस्वर कहते हैं। मध्य स्वर, जो जीवा का मध्य भाग होता है वहाँ से बोले जाने वाले स्वर को मध्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर, जो जीवा के पक्ष से एकदम पीछे वाले भाग से, एकदम नीचे वाले भाग से बोला जाता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। संवृत्त, अर्धसंवृत्त, अर्धविकृति, विकृति स्वर। चलिए दोस्तों देखते हैं कि अग्रस्वर और संवृत्ति, अग्रस्वर और समृद्धि दोनों में क्या है? छोटी ई और बड़ी ई। देखिए दोस्तों दोनों में कॉमन है। अगर इस तरीके से हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो अग्रस्वर में कौन कौन से होंगे? छोटी ई होगी, बड़ी ई होगी, ए होंगे, ऐ होंगे, और विकृति में कोई नहीं। बस इतना ही अग्रस्वर के लिए है। अग्रस्वर के लिए क्या क्या है दोस्तों? छोटी ई, बड़ी ई हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया। मध्य स्वर कौन कौन से? तो मध्य स्वर केवल क्या है? आ। जब देखिए दोस्तों कहते हैं आ, तो ये हो गया छोटा आ। छोटा आ का मतलब होता है कि आपके जो जीवा है, जीवा के मध्य भाग से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। और पश्च स्वर, आपके जीवा के एकदम नीचे वाले भाग से जो ध्वनि उत्पन्न होगी, उसके लिए कौन कौन से स्वर होंगे दोस्तों? ऊ, ओ, औ, आ। तो देखिए दोस्तों कौन कौन से शब्द स्वर हो गए इसमें? पहला स्वर हो गया छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, जो कि पश्च स्वर है, मतलब कि जिह्वा के नीचे वाले भाग से बोले जाते हैं। ओ, ये भी क्या है? जिह्वा के नीचे वाले भाग से बोले जाते हैं। औ, ये भी क्या है? जिह्वा के नीचे वाले भाग से बोले जाते हैं। आ, ये भी क्या है? जिह्वा के नीचे वाले भाग से बोले जाते हैं। समृद्ध देखते हैं दोस्तों। समृद्ध क्या है? क्या क्या होते हैं? छोटी ई होती है, बड़ी ई होती है, छोटा ऊ होते हैं, बड़ा ऊ होते हैं। बस समृद्ध कितने होते हैं? 4 होते हैं। ई ऊ, ई ऊ, ये समृद्ध होते हैं। अर्ध समृद्ध क्या होते हैं दोस्तों? ए ओ, ये मेरे क्या है? अर्ध समृद्ध हैं। अर्ध विकृति क्या होते हैं दोस्तों? ऐ आ औ, ऐ आ ओ, ये हमारे क्या है? अर्ध विकृति हैं। विकृति क्या है दोस्तों? हमारे केवल आ, केवल विकृति स्वर में केवल आ या बड़ा आ आप कह सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों हम लोगों का
कि स्वरों की जीवा के आधार पर या जीवा के उठने के आधार पर या मुंह के खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। इसमें आप लोग ये देखे होंगे कि कितने प्रकार के स्वर हैं, क्या क्या हैं, किस प्रकार के हैं और उसके कितने कितने भाग हैं, ये हम लोगों ने आज पढ़ा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियोस में हम लोगों ने केवल देखा है कि स्वर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या क्या होता है और वो किस प्रकार से उच्चारित किए जाते हैं, समृद्धि क्या होता है, अर्ध समृद्धि क्या होता है, अग्र स्वर क्या होते हैं, पश्च स्वर क्या होते हैं, मध्य स्वर क्या होते हैं। तो आज के वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग लेकर आने वाले हैं व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, आगत व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, उचित व्यंजन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, उसका उच्चारण स्थली क्या होता है, घोष क्या होते हैं या घोष क्या होते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर से अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों इस चैनल पर आपको सीटेट से रिलेटेड सारे के सारे नोट्स मिलेंगे दोस्तों। जैसा कि आप जाकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आप यकीन मानिए दोस्तों कि लास्ट तक एग्ज़ाम आते आते हम लोग आपको सारी वीडियो प्रोवाइड करेंगे, सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करेंगे। अभी इस चैनल पर आपको CDP भी मिलेगा, इन्वायरमेंट भी मिलेगा, साइंस का भी पोर्शन मिलेगा, इंग्लिश का भी पोर्शन मिलेगा और जो मैथमेटिक्स का पोर्शन अभी चल ही रहा है दोस्तों। इस चैनल पर आप लोगों ने देखा भी होगा कि अभी मैथमेटिक्स का पोर्शन जो चल रहा है उसमें हम लोगों ने संख्या पद्धति का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, संख्या पद्धति का चैप्टर चल रहा है। तो वो चीज़ें ख़त्म होने के बाद दोस्तों हम लोग आगे और भी स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।